क्या एलियन सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो क्यों उनके होने का कोई सॉलिड प्रूफ हमें आज तक नहीं मिल पाया है? जितने भी एविडेंस न्यूज़ में दिखते हैं वो हमेशा या तो 5 मेगापिक्सल के कैमरे से लिए गए वीडियोस होते हैं या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिना किसी प्रूफ के। खमागणी एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का पहला अपनी तरह का स्पेस मिशन जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था और वो तब से अभी तक बेहद ही खूबसूरत और डिटेल्ड पिक्चर्स भेज रहा है यूनिवर्स की। फिर 25 दिसंबर 2021 को नासा ने इसी हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर लॉन्च किया था जो इससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये यूनिवर्स की पिक्चर्स को कई गुना ज़्यादा डिटेल में ले सकता है और इससे एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड के इतिहास को और ज़्यादा बारीकी से समझने में मदद मिल रही है जो इससे पहले संभव नहीं था। अपने लॉन्च के 6 महीने बाद ही JWST ने अब तक की यूनिवर्स की सबसे डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर ली थी। इसे वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड कहा जाता है। ये इमेज नॉर्मल स्टार फोकस्ड इमेज नहीं है बल्कि गैलेक्सीज फोकस्ड है। इस पिक्चर में गैलेक्सीज दिखती हैं। इनका एक दूसरे से और हमसे डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल किया जाए तो भी कई करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। इससे भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात यह है कि जब हम इन इमेजेस को देख रहे हैं तो हम एक्चुअली भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो गैलेक्सी दिख रही है इस पिक्चर में, ये गैलेक्सी कई बिलियन साल पहले ऐसी थी और ये बात हमें इसलिए पता है क्योंकि लाइट को इतने बिलियन साल लगे हैं उस गैलेक्सी से JWST तक पहुंचने के लिए। सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें ही कई ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। कंपैरिजन के लिए ऐसा सोच लो कि JWST की इस पिक्चर में जो गैलेक्सीज आपको दिख रही हैं वो एक मुट्ठी भर रेत के बराबर भी नहीं है अगर आप राजस्थान के सैंड ड्यून्स के बीच में खड़े हो। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात हो रही है, उसके बाहर जो इनफाइनाइट यूनिवर्स है उसकी तो अभी बात भी नहीं कर रहे। फिर हर एक गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन स्टार सिस्टम्स के खुद के प्लैनेट्स भी हैं जो टोटल कितने होंगे हम सोच भी नहीं सकते। अब ये जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, क्या चांसेस है कि उनमें से किसी में तो लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, 100% ही मान लीजिए। यूनिवर्स जो इनफाइनाइट है और उसमें इनफाइनाइट गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, उसमें ये तो संभव ही नहीं है कि हम अकेले हैं। हाँ, मान लिया कि लाइफ का ओरिजिनेट होना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी चीज़ों का एक ही समय पर होने की प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अर्थ जैसा दूसरा सिर्फ एक ही और प्लैनेट नहीं बल्कि ऐसे करोड़ों और प्लैनेट्स होने चाहिए जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ स्टार्ट और सस्टेन होने के लिए जो भी चाहिए, पानी, तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, स्टार सिस्टम वगैरह वगैरह, इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो परफेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो सिर्फ अर्थ पर ही हुए हैं। और ये तो मैं सिर्फ अर्थ से सिमिलर लाइफ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि और कहीं ऐसी कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो जो कार्बन बेस्ड नहीं है हमारी तरह। फिर अगर इतने हाई चांसेस हैं दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के होने के, तो क्या वो भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा एक सॉलिड प्रूफ के साथ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लॉज तो सेम ही है पूरे यूनिवर्स के लिए, वो सिर्फ पृथ्वी पर तो एप्लीकेबल है नहीं। तो फिर कहाँ हैं एलियंस? इस सवाल का जवाब तो आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, पर एक थ्योरी है जिससे ये समझने में मदद मिल सकती है कि क्यों एलियंस को ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम लोग। मैं बात कर रहा हूँ फर्मी पैराडॉक्स की। एनरिको फर्मी एक इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। 1950 में एक दिन लंच करते वक्त उन्होंने अपने कलीग्स के साथ बातों ही बातों में एक ऐसी बात कही जो आज तक साइंटिस्ट्स को परेशान कर रही है। अगर पूरी पृथ्वी का इतिहास देखा जाए तो उसमें इंसान तो एक ना के बराबर वक्त से ही एग्जिस्ट करते हैं, ये बात तो प्रूवन है। अगर पृथ्वी के जन्म से लगाकर अब तक के समय को 24 घंटे में कन्वर्ट कर दें तो इंसान मिडनाइट से एक आधे मिनट पहले ही एग्जिस्ट करते हैं। और इतने कम वक्त में हम चांद और मार्स पर जा चुके हैं और इन दोनों को कॉलोनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई मिशन स्पेस में भेज चुके हैं अलग अलग तरह की रिसर्च करने और एलियन लाइफ का पता लगाने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी फार अवे गैलेक्सी में कहीं किसी प्लैनेट पर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी, उसने भी ये सेम कोशिश करी होगी? एनरिको फर्मी का कहना था कि अगर कोई भी सिविलाइजेशन एक लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती है और उनके पास स्पेस रॉकेट्स टाइप टेक्नोलॉजी है तो एट सम पॉइंट वो ज़रूर स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे दूसरी लाइफ और रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए। एटलीस्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश तो करेंगे ही। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और कितना भी रियल साउंड होने के बावजूद ये रियलिटी से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तक एलियन लाइफ को लेकर हमारे पास सिर्फ थ्योरीज ही हैं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है।
अब एक तरफ तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि यूनिवर्स एलियन लाइफ से भरा हुआ होना चाहिए, और दूसरी तरफ यूनिवर्स एक्चुअली सिर्फ एक वास्ट साइलेंट एम्प्टीनेस की तरह दिखता है, जहां अर्थ के अलावा और कहीं लाइफ के होने का नामो निशान तक नहीं है। बस इसी मिसमैच को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। एलियंस को लेकर एक फैसिनेशन सदियों से रहा है हम लोगों में, लेकिन ऑफिशियली इस पर काम पिछले कुछ टाइम में ही हुआ है। एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एलियन लाइफ का पता लगाना है। ये स्पेस में रेडियो सिग्नल्स भेजते भी हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाहर से कोई रेडियो सिग्नल्स हमारी तरफ आ रहे हैं क्या। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इंटेंशनल रेडियो सिग्नल्स की हो रही है। सेटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इंटेंशनली ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं एलियंस से कांटेक्ट करने के लिए। पर अनइंटेंशनल रेडियो वेव्स तो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से तब से रिलीज हो रहे हैं जब से टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, FM AM रेडियोज, टेलीविजन्स एट्सेट्रा। मतलब रेडियो सिग्नल्स तो अर्थ से निकल ही रहे हैं करीब 150 सालों से, लेकिन एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रेडियो सिग्नल्स किसी भी इंटेलिजेंट लाइफ तक अभी तक पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि स्पेस में डिस्टेंसेस किस एनॉर्मस गॉड लेवल पर होते हैं अब ये तो हम जानते ही हैं। इन सिग्नल्स को करोड़ों नहीं तो लाखों साल लग सकते हैं किसी पोटेंशियल एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंचने में। और अगर बेस्ट केस सिनेरियो इमेजिन करके देखें कि अगर आज से 100 साल पहले जो रेडियो सिग्नल्स निकले थे वो हमारे गैलेक्सी में ही एलियंस तक पहुंच गए हैं, और वो एलियंस भी इतने एडवांस हो कि इन रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट भी कर लें और इनके सोर्सेज का पता लगाकर इसका जवाब भी भेज सकें, तो वहाँ से भेजे गए सिग्नल्स को और 100 साल लगेंगे पृथ्वी तक पहुँचने में, अनलेस उन्होंने ऐसा कोई फॉर्मूला निकाल लिया हो जिससे सिग्नल्स लाइट की स्पीड से भी तेज़ भेजे जा सकते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि लाइट ईयर मतलब वो डिस्टेंस जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। चलो इमेजिन करते हैं अगर एलियन लाइफ 100 नहीं बल्कि 50 या 25 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर हो। ये तो इनफ टाइम है पृथ्वी के सिग्नल्स को रिसीव करके वहाँ से सिग्नल्स वापस भेजने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इस डिस्टेंस पर कोई एलियन लाइफ है ही नहीं। लेकिन 50 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, सिर्फ सुनने में ही कम लग रहा है। तो एलियन लाइफ के होने की प्रोबेबिलिटी 0 तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर एलियंस इस दायरे के अंदर हैं तो फिर वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? इसको समझने के लिए एलियन सिविलाइजेशंस, ऑब्वियसली इमेजिनरी, को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। पहली कैटेगरी जो हमसे कम एडवांस्ड है, सेकंड जो ऑलमोस्ट हमारे बराबर है, और थर्ड जो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। अब जो पहली कैटेगरी है वो या तो हमारे सिग्नल्स को समझ ही नहीं सकते, या फिर उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन सिग्नल्स का रिप्लाई दे सकें। सिंपली इमेजिन करके देखो कि अगर कोई एलियन रेडियो सिग्नल्स पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले आए होते तो हम इंसान उनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। उनका जवाब देना तो दूर की बात है। और उससे भी पहले जब ह्यूमंस अभी जितने इवॉल्व नहीं हुए थे तब भी लाइफ तो पृथ्वी पर थी, लेकिन हंटर गैदरर्स और वाइल्ड एनिमल्स तो रेडियो सिग्नल्स में समझने से रहे। तो हो सकता है कि हमारे भेजे गए रेडियो सिग्नल्स ऐसे किसी प्लैनेट पर पहुंचे, तो वहाँ से तो फिलहाल जवाब आने वाला नहीं है। सेकंड कैटेगरी है एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन जो ऑलमोस्ट हमारे बराबर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इस केस में हो सकता है कि वो जानबूझकर हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं जानते कि पृथ्वी पर रह रहे इंसान क्या क्या कर सकते हैं उनके साथ। वैसे ये सोचना सही भी है, लेकिन ये डर हमारी तरफ से भी तो होना चाहिए। जैसा कि फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था, ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद द एलियंस इज़ अ वेरी बैड आइडिया। ये एक एक्साइटमेंट ज़रूर है इंसानों में एलियंस को लेकर, लेकिन हम बिल्कुल नहीं जानते कि वो क्या क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन को नेटिव अमेरिकन और कोलंबस के इतिहास से कंपेयर करके देखा जा सकता है। जब अमेरिका के नेटिव अमेरिकन कोलंबस के लोगों से मिले थे, उसके बाद उनका क्या हुआ इसका इतिहास गवाह है। सेम ही चीज़ ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोगों के साथ ब्रिटिश ने की, और साउथ अमेरिका की हालत देख लो स्पेनिश इन्वेजन के बाद। इंका, एज़टेक, मायन जैसे बड़े बड़े और अपने टाइम के एडवांस्ड एम्पायर्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। पूरा साउथ अमेरिका सिर्फ स्पेनिश में बात करता है, उन देशों की लैंग्वेज तक नहीं बची। ऑब्वियसली ये सब अहिंसा के मार्ग पर चलकर तो हुआ नहीं है। ये तो सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो इंसान ने इंसान के साथ किया है। इंसान ने जो जानवरों की हालत ख़राब करी है उसके बारे में तो बात ही छोड़ो। पिछले 50 सालों के अंदर इंसानों ने 2/3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ तो ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब हम दूसरों की ऐसी हालत कर सकते हैं उनकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करके, तो हम ये क्यों सोचकर बैठे हैं कि कोई एलियन रेस हमसे दोस्ती करने यहाँ आएगी। एलियंस कोई जादू की तरह हमारे साथ बास्केटबॉल तो खेलेंगे नहीं, वो प्रेडेटर्स भी तो हो सकते हैं। वो यहाँ रिसोर्सेज के लिए आ सकते हैं, पूरी पृथ्वी को कॉलोनाइज करने आ सकते हैं। और एक बार के लिए मान लो कि अगर उनके इंटेंशंस बुरे नहीं भी हैं, तो भी वो ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरसेस, पैथोजेंस अपने साथ ला सकते हैं जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है।
अनइंटेंशनली भी इंसानों की पूरी स्पीशीज खतरे में आ सकती है। चलो अभी तक तो सिर्फ ऐसे एलियंस की बात कर रहे थे जो ऑलमोस्ट हमारे बराबर ही एडवांस्ड है, लेकिन एक थर्ड कैटेगरी अगर कहीं हुई जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है तो क्या होगा? मतलब एक ऐसी सुपीरियर एलियन रेस जिनके लिए हम ह्यूमंस कोई मायने नहीं रखते, वो हमारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उनके आगे हम इतने प्रिमिटिव हैं जैसे हमारे आगे भेड़ बकरी। और यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से तो इंसान उनके आगे लिटरली कीड़े मकोड़ों की तरह होंगे। हम भी कोई चींटियां देख लें तो उनमें इतने इंटरेस्टेड थोड़ी ना होंगे, अनलेस हम कोई बायोलॉजिस्ट या वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। हम पूरी तरह से इग्नोर ही तो कर देंगे उनको। तो वही पोजीशन इंसानों की होगी थर्ड कैटेगरी के एलियन रेस के आगे। हाँ, ये सुनने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि धरती पर तो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इंसान ही है, और ये इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमसे ज़्यादा एडवांस्ड और कौन हो सकता है। और अगर ऐसी थर्ड कैटेगरी एग्जिस्ट करती है एलियंस की, तो वो हमसे मिलने के लिए क्यों अपने रिसोर्सेज बर्बाद करेंगे? कंसिडरिंग कि यूनिवर्स इनफाइनाइटली बड़ा है और वो ऑलरेडी उस लेवल पर हैं कि हमसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चीज़ें ढूंढ ली होगी यूनिवर्स में जो उनके एक्चुअली काम की हैं। तो ये भी एक थ्योरी है कि एलियंस की ऐसी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो हमारे आसपास ही है पर जानबूझकर हमें इग्नोर करके बैठी है। एलियंस को लेकर एक डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस भी है जिसपे यह है कि यूनिवर्स स्मार्ट एलियन लाइफ से भरा पड़ा है, पर वो जानबूझकर सामने नहीं आते और दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप कभी जंगल में गए हो सफारी पर और वापस निराश लौटे हो कि टाइगर या लेपर्ड कुछ नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप उनको नहीं देख पाए तो उन्होंने भी आपको नहीं देखा। एलियंस के कॉन्टेक्स्ट में जो रेडियो सिग्नल्स हमने भेजे हैं, सिर्फ उनका जवाब नहीं आया इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो सिग्नल्स किसी तक पहुंचे नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर आकर वापस भी चले गए और हमें पता तक नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिकन मूवीज़ की तरह बड़े बड़े स्पेसशिप्स में ही आए और आते ही गोलीबारी शुरू कर दें। हो सकता है ऐसे किसी फॉर्म में आए जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लाइफ फॉर्म हो सकता है। नहीं, मैं वो मैक्सिको के अभी रिसेंट पब्लिसिटी स्टंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि वो बॉडीज एलियंस की नहीं है। उस टॉपिक पर समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इसी साल जुलाई के महीने में एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रूश ने एक खुलासा किया था, न्यूज़ में आपने देखा होगा। इन्होंने शपथ लेकर यह दावा किया था कि यूएस गवर्नमेंट के एक हाईली सीक्रेटिव यूएफओ रिकवरी प्रोग्राम ने कुछ नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स रिकवर किए थे। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स से उनका मतलब एलियंस ही है, क्योंकि नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स एक बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब भी नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स ही होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस आदमी की बात को सीधा डिस्कार्ड कर देना चाहिए या मान लेना चाहिए, बट ये पहली बार है कि एक हाई रैंकिंग ऑफिसर ने इस तरह का खुलासा किया है। बाकी वैसे तो हम बचपन से यूएफओज और एलियंस के वीडियोस देखते आ रहे हैं जो लोगों ने बड़े कन्वीनियंटली आउट ऑफ फोकस और ब्लरी कैमरा से बनाए हैं, जिसमें साफ साफ कभी कुछ दिखता ही नहीं है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने कोई क्रैश्ड यूएफओज अपने कब्जे में कर रखे हैं और एरिया 51 में एलियंस की ऑटोप्सी भी कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज को डिकोड कर रहे हैं। पर जहाँ एक यूएफओ अर्थ तक आ सकता है तो और 1000 क्यों नहीं आए उसके पीछे? यूएस गवर्नमेंट कितना कवर अप कर लेगी? यूनिवर्स के लेवल पर पृथ्वी एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी पर कोई एलियंस का यूएफओ आया भी है तो वो सिविलाइजेशन हमसे तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होगी, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि हम तो अभी तक इंसान को सोलर सिस्टम के बाहर भी भेजने में सक्षम नहीं है। तो ले देकर वापस सवाल वहीं आ जाता है कि अगर एलियंस हैं तो हैं कहाँ? एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसी से रिलेटेड जिसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। ये एक तरह का पड़ाव है जो किसी भी सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्शन का कारण बन सकता है, जैसे कोई बड़े से एस्टेरॉयड का प्लैनेट से टकराना, कोई इनक्योरेबल वायरस, सीवियर क्लाइमेट चेंज, अनकंट्रोलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो धरती से लाइफ फॉर्म को पूरी तरह से विलुप्त कर सकते हैं। तो आइडिया यह है कि ज़्यादातर सिविलाइजेशंस जब किसी ग्रेट फिल्टर से होकर गुजरती हैं तो वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं, इसे पास नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि यूनिवर्स में ऐसी कई सिविलाइजेशंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन अभी तक बची हुई है। शायद इसीलिए हम हैं और दूसरे नहीं। पर यह सिर्फ आधा सच है, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ग्रेट फिल्टर से ऑलरेडी निकल चुके हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेट फिल्टर ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और ना ही उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वो अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा। जिन एस्ट्रॉइड्स ने डायनासोर्स को वाइप आउट कर दिया था, उससे बड़े एस्ट्रॉइड्स भी तो आ सकते हैं। उसके लिए हमारी क्या प्रिपरेशन है? कुछ नहीं। और वो तो चलो हमारे हाथ में भी नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स के बटन्स तो हमारे हाथ में हैं। 9 कंट्रीज़ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पूरी की पूरी ह्यूमन लाइफ एक्सटिंक्ट हो सकती है इन वेपन्स से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस से तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन जिस दिन इसमें रियल कॉन्शियसनेस आ गई फिर तो हमारा गुड बाय नज़दीक है।
हर मिनट ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ पिघल रही है पोल्स पर, वहाँ कुछ वायरस भी हैं जो करोड़ों सालों से दफन है, जिनके अगेंस्ट किसी भी इंसान में इम्यूनिटी नहीं है। बर्फ के पिघलने पर अगर वो हवा और पानी में घुल गए, फिर क्या करेंगे? तो हो सकता है कि इनमें से ही कुछ हो फ्यूचर का ग्रेट फिल्टर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ भी नहीं होगा और कुछ ऐसा आ जाए जो हमारी कल्पना से भी परे है। तो इन सब से एक और सवाल निकल कर आता है, क्या हम पृथ्वी के इंसान कुछ स्पेशल हैं? एटलीस्ट मेजॉरिटी में इंसान ऐसा सोचते तो हैं। यही नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड क्यूरियोसिटी एक टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन यही क्यूरियोसिटी हमारी पूरी स्पीशीज को खत्म कर सकती है। हो सकता है कि इंसान की क्यूरियोसिटी ही वो ग्रेट फिल्टर है। तो क्या लगता है, एलियंस होते हैं कि नहीं? और अगर होते हैं तो क्या इंटेंशंस होंगे उनके? क्या हमें उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए या सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व करना बेहतर होगा? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।